अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो अपशगुन होगा। क्या आपने भी ऐसे ही डायलॉग सुने हैं? सुबह घर से निकलने पर कोई छींक दे तो लोग कुछ मिनट तक रुक जाते हैं। भारत में लोग नजर बट्टू यानी नींबू मिर्च लटकाते हैं, मंगलवार को बाल कटवाने से बचते हैं और यहाँ तक कि मांगलिक दोष मिटाने के लिए पेड़ तक से शादी कर लेते हैं। लेकिन क्या ये अंधविश्वास सिर्फ हमारे यहाँ पर है या पूरी दुनिया भर में फैले हैं? और आखिर हम लोग अंधविश्वास में मानते क्यों हैं? आज हम सुपरस्टिशन यानी मूर्ख विश्वास पर गहराई से नजर डालेंगे। मनोवैज्ञानिक, एवोल्यूशनरी और सामाजिक कारणों से समझेंगे कि लोग इनमें मानते ही क्यों हैं। फिर एक सवाल पूछेंगे कि क्या भारत सबसे ज्यादा अंधविश्वासी देश है, और साथ ही दुनिया भर के मूर्ख विश्वासों की तुलना करेंगे और आपके द्वारा भेजे गए कुछ अंधविश्वासों पर छींक, नाखून, काल सर्पदोष, ग्रहण, शुभ मुहूर्त, पास्ट लाइफ रिग्रेशन और नजर इत्यादि पर भी चर्चा करेंगे। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले मूल सवाल कि लोग इन अंधविश्वासों को मानते ही क्यों हैं। पढ़े लिखे समझदार लोग भी जो ये जानते हैं कि ये तर्क संगत नहीं है, लॉजिकल नहीं है, तो भी इन्हें मानते हैं। इसके पीछे कई सारे मनोवैज्ञानिक कारण हैं। सबसे पहले आता है नियंत्रण का भ्रम यानी कंट्रोल का इल्यूजन। सुपरस्टिशन अक्सर हमें एक सुरक्षा का एहसास देते हैं, मानो हम जिसकी मदद से अनकंट्रोलेबल चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। मशहूर साइकोलॉजिस्ट स्टुअर्ट वाइस के मुताबिक अंधविश्वास एक पैरानॉर्मल बिलीफ का हिस्सा है जिसका यूज केस होता है गुड लक लाने के लिए या बैड लक भगाने के लिए। यानी जिंदगी के रैंडम उतार चढ़ाव में ये हमें थोड़ा सा मानसिक सुकून दे देते हैं कि हम चलो कुछ तो कर रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए। दूसरा आता है कंफर्मेशन बायस। हमारा दिमाग जो मानता है, जो बिलीफ रखता है, उनको मजबूत करने वाले उदाहरणों को याद रखता है और बाकी चीजों को इग्नोर कर देता है, भूल जाता है। मान लीजिए आपने हरी टी शर्ट पहनकर एग्जाम दिया और आपके अच्छे नंबर आए, तो आपका दिमाग इसको हरी टी शर्ट से जोड़कर देखेगा, यानी हरी टी शर्ट इक्वल्स गुड मार्क्स। और अगली बार और हर एग्जाम में आप वही हरी टी शर्ट पहनकर जाओगे। और मान लीजिए कि कभी आपके कम नंबर आ गए तो उसे आप महज एक इत्तेफाक मानकर भूल जाओगे। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की जेन रिजन बताती हैं कि जब लोग अपने दिमाग के अंधविश्वासी इंट्यूशंस को याद रखते हैं तो वो उन्हीं हिस्सों को याद रखते हैं, उन्हीं चीजों को याद रखते हैं जो उनके विश्वासों को सपोर्ट करता है। इस तरह कंफर्मेशन बायस एक साइकिल बना देता है कि देखा, टी शर्ट पहनने से अच्छे नंबर आए, टी शर्ट पहनने से हमारी टीम जीत गई, और यूं ही अंधविश्वास मजबूत होता जाता है। नेक्स्ट है पैटर्न और एवोल्यूशन। मशहूर स्केप्टिक माइकल शर्मर बताते हैं कि ह्यूमंस आर पैटर्न सीकिंग एनिमल्स। हम हर कहीं पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं, भले ही वो पैटर्न एग्जिस्ट करते हो या ना करते हो। ये आदत हमें एवोल्यूशन ने दी है। जंगल में हमारे पूर्वजों के लिए बेहतर था कि हर सरसराहट को सांप मानकर सावधान हो जाएं, भले ही हम 99 बार गलत हों, बजाय इसके कि एक बार असली सांप को नजरअंदाज कर दें। इसे कहते हैं बेटर सेफ देन सॉरी का प्रिंसिपल। मतलब कि 100 में से एक बार भी अगर कभी कोई खतरा आपके सामने आता है तो 99 बार का फॉल्स अलार्म भी हमें एक एवोल्यूशनरी फायदा देता है। इसी चक्कर में हमारा दिमाग कई बार गलत कॉज एंड इफेक्ट के पेयर बना लेता है, और इसे ही आप सुपरस्टिशन कह सकते हैं कि जो गलत एसोसिएशन कई बार बन जाते हैं वो सही एसोसिएशंस की तुलना में कई बार हमें ज्यादा फायदा या ज्यादा नुकसान दे देते हैं। नेक्स्ट है ऑपरेंट कंडीशनिंग यानी सीखे हुए संयोग। इसमें हम मशहूर साइकोलॉजिस्ट बीएफ स्किनर के पिजन एक्सपेरिमेंट को देखेंगे। उन्होंने कबूतरों को एक पिंजरे में रैंडम समय पर खाना देना शुरू किया। हुआ ये कि कबूतरों ने सोचा कि उनकी किसी खास वजह से खाना आता है। जैसे कबूतर ने क्लॉकवाइज घूमते समय दाना गिरते देखा तो बार बार वो गोल गोल घूमने लगा, मानो उसी से खाना प्रकट हो रहा हो। 2 कबूतर पेंडुलम जैसे झूलने लगे, सोचकर कि यही खुशकिस्मती का डांस हमें खाना दे रहा है, पर वास्तव में खाना टाइमर से ऑटोमेटिकली आ रहा था और कबूतरों ने उसे गलत कॉज एंड इफेक्ट से जोड़ लिया। स्किनर ने इसे सुपरस्टिशन इन पिजन्स कहा और बताया कि ह्यूमंस में भी ऐसी ही कंडीशनिंग होती है। जैसे आपके लकी सॉक्स, उन्हें पहनकर 2-3 बार कुछ अच्छा हो गया तो आप उन्हें बार बार पहनते हो, जैसे ऊपर के एग्जाम्पल में देखा था। नेक्स्ट आता है सिस्टम 1 वर्सेस सिस्टम 2। नोबेल प्राइज विनर डैनियल कानमैन ने अपनी इस किताब में बताया था कि हमारा दिमाग 2 तरीके से काम करता है। सिस्टम 1 यानी फटाफट इंट्यूटिव सोच, और सिस्टम 2 यानी धीमा स्लो लॉजिकल सोच। सुपरस्टिशन अधिकतर सिस्टम 1 की देन है, यानी हमारा दिमाग तुरंत एक इजी कॉज एंड इफेक्ट ढूंढ लेता है ताकि कॉम्प्लेक्स दुनिया को सिंपल बनाया जा सके। यानी हमारा दिमाग सोचता है कि पिछले एग्जाम में मैंने ये वाला पेन यूज किया था, तो अब इसी पेन से मैं नेक्स्ट एग्जाम में भी टॉप करूंगा। साथ ही सिस्टम 1 लाता है फेट को, भाग्य को, तकदीर को, मत ललकारो वाली सोच, और वर्स्ट के सिनेरियो सोचकर डराता है कि कहीं अगर मैंने पेन बदला, कलम बदली, तो कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। इसका नतीजा ये होता है कि हम इस इलॉजिकल सोच को
पकड़े हुए, कस के पकड़े हुए बैठे रहते हैं। सिस्टम 2 लॉजिकल वाला जो हमारा सिस्टम है वो जानता है कि एक पेन से या एक टी शर्ट से या एक जूते से कुछ नहीं होगा, ये हमारे स्किल से, हमारे इंटेलेक्ट से काम बनते हैं। फिर भी हम जिद्दी होकर सिस्टम 2 की अक्सर नहीं सुनते। क्यों? क्योंकि कॉस्ट बेनिफिट ऐसा है कि अगर हम उस अंधविश्वास को अपनाएंगे तो हमें फायदा ज्यादा और नुकसान कम होगा, हमें संतोष ज्यादा मिलेगा। एक पेन यूज करना या एक टी शर्ट को बार बार पहनना भले ही अनहाइजीनिक हो या इनकन्वीनियंट हो, पर इसका नुकसान सीमित है। जबकि हम फेल हो गए या टीम हार गई तो उसका नुकसान ज्यादा होगा। तो हम सोचते हैं कि सेम टी शर्ट पहने रहता हूँ, सेम पेन यूज करता रहता हूँ, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। ये छोटा सा टोटका यूज करने में हर्ज ही क्या है। ये तब होता है जब इमेजिन्ड नुकसान बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा हो या फायदा बहुत ज्यादा लग रहा हो। इसके अलावा नेक्स्ट है कंफर्ट और एंजाइटी। अंधविश्वास एक तरह का भावनात्मक सपोर्ट भी देते हैं कि सब कुछ जब अनिश्चित सा हो तो एक छोटा सा रिचुअल भी हमें दिमागी रूप से शांत कर सकता है। यानी अगर स्टेज पर जाने से पहले एक सिंगर अपने लकी रुमाल को या लकी रिंग को लेके जाए तो उसे उस प्लेसिबो इफेक्ट से कॉन्फिडेंस मिलता है। रिसर्च ने बताया है कि अधिकतर जो डिप्रेस्ड होते हैं या एंग्शियस होते हैं वो ज्यादा सुपरस्टिशंस में विश्वास रखते हैं। शायद इसलिए कि इन रिचुअल्स को फॉलो करने से उन्हें एक कंट्रोल की या एक उम्मीद महसूस होती है। और ये सब करते हुए हम नजर ना लगे वाली फीलिंग एंजॉय करते हैं ताकि हमें मानसिक रूप से सुकून मिलता रहे। सुनने में ये सब इरेशनल लग सकता है, बेवकूफाना लग सकता है, बट बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि सुपरस्टिशन हमें बेवकूफ नहीं बनाते, सुपरस्टिशन हमें इंसान बनाते हैं। और इसी वजह से विज्ञान के दौर में भी, रैशनैलिटी के दौर में भी इंसानों ने इसे पकड़कर रखा हुआ है। अब जब हमने देख लिया कि सुपरस्टिशन दिमाग का खेल है तो अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सिर्फ कम पढ़े लिखे गांव कस्बों के लोग ही इनको फॉलो करते हैं या सो कॉल्ड पढ़े लिखे शहरों के सुसभ्य लोग भी इन सुपरस्टिशंस को मानते हैं। तो इसका जवाब मिलेगा कि पढ़ाई के हर स्तर पर अमीर गरीब सभी लोग फॉलो करते हैं, हर देश के लोग फॉलो करते हैं। तो चलिए बाहर की दुनिया का भी एक चक्कर लगा आते हैं, क्योंकि हम भारतीय अक्सर ऐसा सोचते हैं कि हमारे यहाँ सुपरस्टिशन सबसे ज्यादा है, लेकिन सच्चाई में अंधविश्वास एक ग्लोबल फिनोमिनन है। कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। एक गैलप सर्वे में जो 1996 में हुआ था, 25% अमेरिकन ने माना कि वो कम से कम कुछ हद तक सुपरस्टिशियस हैं। इनफैक्ट युवा पीढ़ी में ये पैटर्न ज्यादा था। 30 साल से कम एज वाले 35% अमेरिकन अपने आप को अंधविश्वासी मानते थे, और ये मुख्य रूप से नॉक ऑन द वुड, काली बिल्ली या शीशा तोड़ने जैसे कॉमन बिलीफ्स में अक्सर मानते थे। और हालिया स्टडीज में ये पता लगा है कि लगभग 64% अमेरिकन नॉक ऑन द वुड करते हैं या 55% बुरी नजर एविल आई को बचाने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। यानी मेजॉरिटी किसी न किसी तरह के हल्के फुल्के टोटकों में विश्वास करती है। अफ्रीका के कुछ क्षेत्रों में विचक्राफ्ट और जादू टोना पर विश्वास बहुत अधिक है। एक हालिया वर्ल्ड बैंक स्टडी में दुनिया भर में 40% लोग चुड़ैल या जादू टोना पर विश्वास करते पाए गए। कुछ अफ्रीकी देशों जैसे तंजानिया, कैमरून में 80% से ऊपर लोग मानते हैं कि विचक्राफ्ट रियल है और इसका असर हो सकता है। हालांकि ये अक्सर अशिक्षा और सामाजिक अनिश्चितता वाले क्षेत्रों में ज्यादा पाया गया। यूरोप की बात करें तो पूर्वी यूरोप और पूर्वी सोवियत संघ के लोगों में अंधविश्वास बहुत ज्यादा है। एक क्रॉस कंट्री रिसर्च में पाया गया कि लातविया, रशिया, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक आदि देशों में सुपरस्टिशन सबसे ज्यादा है। यहाँ तक कि मॉडर्न यूरोप में भी 80% मोरक्को और 90% ट्यूनीशिया के लोग इविल आई को रियल मानते हैं। ये मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका देशों में एक आम धारणा है। एशिया में हम सोचें कि चीन, जापान जैसी जगहों पर बहुत रैशनल लोग हैं, लेकिन यहाँ पर भी नंबर 4 को मौत का प्रतीक मानना, और बहुत इंटरेस्टिंगली साउथ कोरिया में फैन चलाकर सोने को मौत का कारण मानना, जिसे फैन डेथ इन कोरिया बोलते हैं। साउथ कोरिया में इतने शिक्षित और इतने एडवांस्ड सो कॉल्ड लोग होने के बाद भी वो रात को पंखा बंद करके सोते हैं ताकि फैन डेथ ना हो जाए। खुद चाइना में फैंग शुई, लकी नंबर 8 को भाग्यशाली मानना, ये सब डीपली इनग्रेन्ड है। जापान में हॉस्पिटल के रूम या फ्लैट नंबर 4 को इग्नोर किया जाता है क्योंकि 4 का उच्चारण डेथ जैसा होता है। रशिया में भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि अगर कोई चिड़िया उड़कर घर में आए तो ये माना जाता है कि किसी सदस्य की टांग टूट सकती है। दूसरी तरफ किसी चिड़िया का आपके ऊपर बीट करना वो शुभ माना जाता है। अब देखिए इसमें कॉन्ट्राडिक्शन कि अगर चिड़िया घर में आकर किसी पर बीट कर दे तो क्या वो शुभ होगा या अशुभ, टांग टूटेगी या कुछ शुभ समाचार मिलेगा। ऐसे ही रशिया में बर्थडे की अग्रिम बधाई, एडवांस बधाई नहीं देते क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा अशुभ माना जाता है। जर्मनी में पानी से चीयर्स करना मना है, यानी आप ग्लास में पानी भर के प्रोस्ट कह के चीयर्स करते हैं तो ये माना जाता है कि आप उनकी मौत को इन्वाइट कर रहे हैं। ऐसे ही रवांडा, अफ्रीका में कई महिलाएं बकरी का मांस नहीं
नहीं खाती। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अंधविश्वास है कि गोट मीट खाने से औरतों की दाढ़ी मूछें निकल आएंगी। असल में शायद प्राचीन काल में ये महिलाओं को बकरे का मांस खाने से रोकने के लिए बनाया गया होगा। शायद पुरुष अपना एकाधिकार सुनिश्चित कर रहे हो गोश्त पर, मांस पर, और इस तरह की कहानियां बना दी गई हो कि बकरी में जिस तरह की दाढ़ी होती है, अगर महिलाएं उसे खाएंगी तो उनकी भी बकरी जैसी दाढ़ी आ जाएगी। ऐसे ही पश्चिम समाजों में, स्पेशली यूरोप में 13 नंबर का डर है। फ्राइडे द 13 तो एक हॉरर मूवीज या पॉप कल्चर का हिस्सा है। बहुत सारी इमारतों में, अधिकतर इमारतों में 13 नंबर का फ्लोर होता ही नहीं है, सीधे 12 से डायरेक्ट 14 आ जाता है। इसका एक सोर्स बताते हैं कि ईसाई धर्म में जो लास्ट सपर था उसमें 13वां मेहमान यहूदी था जिसने जीसस क्राइस्ट के साथ विश्वासघात किया। तब से 13 नंबर अशुभ हो गया। मुझे क्यों तोड़ा? ऐसे ही अमेरिका में जो अपोलो 13 था वो मिशन, वो नाकाम हुआ था, इसीलिए दोबारा किसी मिशन को 13 नंबर का नाम ही नहीं दिया गया। इतना चुभने लगा हूँ सबको। हमारे यहाँ भी इसरो ने PSLV 13 को स्किप करके सीधे C14 नाम कर दिया। जलवा है हमारा। यानी टेक्निकल इंस्टीट्यूशन भी इन अंधविश्वासों से परे नहीं है, वो भी 13 नंबर को अवॉइड ही करते हैं क्योंकि इतने एक्सपेंसिव मिशन होते हैं, चांस क्यों लेना। टर्की और मिडिल ईस्ट में नजर लगना बहुत वाइड स्केल पर पाया जाता है। अरब देशों में हाथ मिलाते वक्त या खाना खाते वक्त खुले हाथ से रोटी देना ये भी अशुभ माना जाता है। ब्रिटेन में पहले माना जाता था कि अगर मेंस्ट्रुएटिंग महिला किसी दूध को हाथ लगा दे तो उसमें से बटर नहीं बनेगा, यानी उन्हें अशुद्ध माना जाता था। केन्या में माना जाता है कि बाएं हाथ पर खुजली होने से आप मालामाल होने वाले हो। पैसा ही पैसा होगा। पर ये खुजली आने पर उसे खुजाना नहीं है, नहीं तो पैसा भी उस खुजली के साथ ही चला जाएगा। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। ओके। हमारे यहाँ भी अक्सर कहते हैं कि दाएं हाथ की खुजली से पैसा आएगा, बाएं हाथ की खुजली से पैसा जाएगा। फिलीपींस में एक रिवाज है पैग पैग का, यानी कि जब अंतिम संस्कार करके आप आए तो सीधे घर नहीं जाना होता है। वो लोग कहीं रेस्टोरेंट या किसी बाहर जगह पर रुकते हैं पहले। इन लोगों द्वारा ये माना जाता है कि अगर सीधे घर चले जाएंगे तो प्रेत आत्मा भी आपके साथ घर पर चली जाएगी। इसीलिए बीच में रुककर पैग पैग करना यानी झाड़ पहुंच करना जरूरी है ताकि प्रेत आत्मा की अशुद्धि चली जाए। और भी बहुत है, जैसे जापान में सीधा चॉपस्टिक को गाड़ना चावल में उसकी मनाही है क्योंकि वो अंतिम संस्कार में यूज होने वाली अगरबत्तियों जैसी छवि देता है। इटली में लोग पर्पल कलर के कपड़े थिएटर में नहीं पहनते। शायद पुराना कोई ऐसा कार्य हुआ होगा जिसकी वजह से पर्पल रंग की मनाही है। अक्सर यूरोप में थिएटर में बैक स्टेज में बोलते हैं गुड लक मत बोलो, ब्रेक ए लेग बोलो, क्योंकि गुड लक बोलना सीधे बैड लक ले आता है। व्हाट आयरनी। तो देखा आपने कि पूरी दुनिया में ऐसी कलरफुल मान्यताएं हैं, अतरंगी मान्यताएं हैं। कोई छींक को मनहूस मानता है तो कोई छींक पर बोलता है गुड लक या ब्लेस यू। कहीं सीढ़ी के नीचे से गुजरना खराब किस्मत लाता है तो कहीं कब्रिस्तान से गुजरते वक्त जेब में अंगूठा दबाने की परंपरा है। बेसिकली हर जगह ह्यूमन इमेजिनेशन और कल्चरल स्टोरीज से ये सारे अंधविश्वास पनपे हैं। इन अंधविश्वासों को दिखाने का मकसद है कि ये सुपरस्टिशन जो है वो यूनिवर्सल हैं। हम अकेले ही नहीं हैं जो टूटी चप्पल को या उल्टी चप्पल को अशुभ माने। पर तो भी सवाल आता है कि क्या भारत सबसे अंधविश्वासी देश है? इसका जवाब इतना सिंपल नहीं है। एक और हमारे यहाँ पर पढ़े लिखे सो कॉल्ड अपर क्लास के जो लोग हैं वो भी किसी न किसी तरह का अंधविश्वास मानते हैं, जैसे वास्तुशास्त्र हो गया, ज्योतिष हो गया, इस तरह की चीजों में बहुत डीपली मानते हैं। 2012 में 800 से ज्यादा कंपनी के कर्मचारियों का एक सर्वे किया गया तो 61% से ज्यादा लोगों ने माना कि वो किसी न किसी अंधविश्वास में यकीन रखते हैं और 51% तो वर्क प्लेस पर इसे फॉलो भी करते हैं। यहाँ तक कि उसमें से 48% लोगों का मानना था कि इससे उनकी वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी सुधरती है। मजे की बात यह थी कि इन सारे सर्वेज में महिलाएं पुरुषों से कहीं ज्यादा अंधविश्वास फॉलो कर रही थी। 80% वेमेन वर्सेस 68% मेन की आम धारणा भी इससे यही निकल कर आई कि शायद महिलाएं अंधविश्वासी ज्यादा होती हैं पुरुषों की तुलना में। दुनिया भर में भी कई सारे शोध ये बताते हैं कि एंजाइटी और इनसिक्योरिटी की फीलिंग महिलाओं में थोड़ी ज्यादा हो सकती है कल्चरली या एवोल्यूशनरी, जिस वजह से महिलाएं इस तरह की रिचुअल्स में ज्यादा बिलीव करती हैं। दूसरी तरफ हमारे यहाँ पर एक बहुत मजबूत रैशनलिस्टिक परंपरा भी रही है। देश के संविधान में ही आपको मिल जाएगा साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करना, साफ साफ लिखा हुआ है। हर एक सिटीजन का कर्तव्य बताया गया है साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना, जिसे हम अपने डिस्क्लेमर में भी डालते हैं। कई राज्यों में अंधविश्वास विरोधी कानून भी बने हैं, जैसे महाराष्ट्र में अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का ब्लैक मैजिक एक्ट पास हुआ था। इसीलिए भारत को आउटराइट सबसे ज्यादा सुपरस्टिशियस कंट्री कहना ठीक नहीं होगा। बहुत संभव है कि एजुकेशन और मॉडर्नाइजेशन से अंधविश्वास के टाइप बदल गए हों, पर बिलीफ की मात्रा कम नहीं हुई है पूरी दुनिया में। जैसे मान लीजिए पहले कोई पुराने समय के अंधविश्वास
अंधविश्वास फॉलो करते थे, तो अब पूरी दुनिया में नए तरह के अंधविश्वास सामने आ गए हैं, जैसे क्रिस्टल्स, हीलिंग, मैनिफेस्टेशन, इस तरह की चीजें, टैरो कार्ड। अब नेक्स्ट सेक्शन में पड़ताल करते हैं भारतीय अंधविश्वासों की। सबसे पहले आता है रोजमर्रा के शगुन अपशगुन। छींक, बिल्ली या नाखून काटना। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हो और कोई छींक दे या आप छींक दें तो इसे अपशगुन माना जाता है। प्राचीन समय से ही लोग इसमें मानते थे यात्रा पर जाने से पहले अगर कोई छींक दे तो इसका मतलब आगे कुछ बुरा होने वाला है। जैसे ही कोई इंसान छींकता है तो उसकी हार्ट बीट 1 सेकंड को पॉज हो जाती है। तो पुरानी धारणा थी कि उस समय जीवन शक्ति रुक गई, उस पल को अशुभ माना गया और जीवन गति को वापस से चालू होने में टाइम लगा, भले ही आधे सेकंड का टाइम लगा हो। आज विज्ञान की वजह से हम जानते हैं कि छींक आना सिर्फ एक नेजल इरिटेशन है और कुछ नहीं। इसी तरह से बहुत लोग रास्ता काटना, स्पेशली बिल्ली का रास्ता काटना, उसको सुपरस्टिशियस मानते हैं और बोलते हैं कि अगर बिल्ली ने रास्ता काटा है तो रुक जाओ। और ये भारत में नहीं, विश्व भर में माना जाता है। यूरोप में ब्लैक कैट्स को विचेस से जोड़कर देखा गया, चुड़ैलों से जोड़कर देखा गया। वहीं इंग्लैंड के कुछ हिस्सों में ब्लैक कैट गुड लक भी है। भारत में शायद अंग्रेजों के आने के बाद या कुछ ज्योतिष शास्त्र आने के बाद में इसको बिल्ली को अशुभ से जोड़ा गया। बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि जो बिल्ली है वो राहु केतु का रूप है और उसे मुहूर्त बिगड़ने से जोड़ दिया गया। वैसे तो ये लॉजिक रहित बात है, बट कुछ लोग सोचते हैं कि चलो कुछ देर रुक गए तो उसमें गलत क्या है, क्यों रिस्क लें। वही सिस्टम 1 और सिस्टम 2 वाली बातें। ऐसे ही नाखून काटना और बाल काटने के नियम। भारतीय हाउस होल्ड में बड़े बूढ़े अक्सर ये कहते हैं कि रात में नाखून मत काटो, मंगलवार शनिवार को बाल मत काटो, दाढ़ी मत काटो। इसकी क्या वजह है? रात में नाखून ना काटना का लॉजिकल रीजनिंग ये हो सकता है कि प्राचीन काल में बिजली नहीं थी, दीपक की रोशनी में नाखून काटते वक्त अगर चोट लग गई या नाखून इधर उधर फैल गए तो आपके पाँव में चुभ सकते हैं। बेसिकली हाइजीन और सेफ्टी। और बेसिकली रात को देवी लक्ष्मी का आगमन माना जाता है, तो अगर घर में गंदगी पड़ी हो तो देवी जी नहीं आएंगी। आज हमारे पास रोशनी है, एलईडी बल्ब है, पर हम अपनी आदत से मजबूर हो गए हैं। आज भी रात को लोग नेल कटर निकालने से हिचकते हैं। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। असल में बस एक सफाई का लॉजिक था, बट इसको देवी लक्ष्मी रूठ जाएंगी वो पैकेज बनाकर लोगों को डराया गया। ऐसे ही सप्ताह के दिन कि गुरुवार शनिवार मंगलवार को बाल मत कटाओ, दाढ़ी मत कटाओ, क्योंकि मंगल जो है वो मंगल ग्रह का वार है। मंगल होता है लाल रंग का, लाल रंग होता है खून का भी, तो मंगल को जोड़कर देखा गया रक्त के साथ, खून के साथ और उग्रता के साथ। धारदार चीज यानी खून निकलने की आशंका, इसका मतलब मंगलवार को बाल मत कटाओ, दाढ़ी मत बनवाओ। ऐसे ही कुछ ज्योतिषी ये तर्क देते हैं कि नाखून, बाल, दाढ़ी ये शरीर का मृत हिस्सा है और मृत हिस्सा जो है वो शनिवार को नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि शरीर का जो मृत हिस्सा है, वेस्ट पार्ट है, वो शनि द्वारा शासित है और शनि और मंगल दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया तो डबल धमाका हो जाएगा। बेसिकली कैलेंडर के किसी भी दिन का हमारे शरीर के केराटिन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अधिकतर लोग कहते हैं मानने में क्या हर्ज है, कोई बात नहीं अगले दिन कटा लेंगे। पर ये सब लॉजिक पुराने जमाने के थे। आज मान लीजिए आपको मंगलवार को ही टाइम मिला, शनिवार को ही टाइम मिला, तो आप शनिवार को मंगलवार को चले जाइए और बाल कटवा लीजिए। उस टाइम ये हो सकता है आपकी माइथोलॉजी के साथ जुड़ा हो, बट आज के जमाने में तो हम प्रैक्टिकल हो सकते हैं। बट अभी भी हम अपने कल्चरल इनर्शिया से ही चलते हैं। अभी भी हमारे हाथ कांप जाते हैं, रुक जाते हैं इस तरह के काम करने से, क्योंकि दादी नानी के या हमारे पूर्वजों की जो सीखें हैं वो हमारे दिमाग में घुसी बैठी रहती हैं। द की हेयर इज टू सी कि इन सब का कोई वास्तविक असर नहीं होता है, ये हमारे मन को तसल्ली देने के लिए या डराने भर के लिए हैं बस। इसी से आते हैं नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, ग्रह नक्षत्र से जुड़े अंधविश्वास, मांगलिक दोष, काल सर्प दोष इत्यादि इत्यादि। भारत में शादी से जुड़े अंधविश्वास बहुत सारे हैं। कुंडली मिलान में अगर लड़की या लड़का मांगलिक निकला, यानी कुंडली में मंगल ग्रह एक खास पोजीशन पर है, तो माना जाता है कि उसकी शादीशुदा जिंदगी में संकट आएगा, पार्टनर की जान को खतरा होगा इत्यादि इत्यादि। तो इसका हल निकालते हैं कुंभ विवाह। पहले एक पेड़, पत्थर या मूर्ति से उस मांगलिक व्यक्ति का विवाह कर दो, तो वस्तु या पेड़ उस दोष को सोक अप कर लेगा और फिर असली शादी कर लेना। 2007 में जब ऐश्वर्या राय अभिषेक बच्चन से शादी करने वाली थी, तो मीडिया में खबरें फैली कि ऐश्वर्या मांगलिक है और उन्होंने पहले पीपल के पेड़ से शादी रचाई ताकि बाद में अभिषेक बच्चन से शादी कर सके। बाद में हालांकि बच्चन परिवार ने इसे एक अफवाह बताया, मगर ये बताता है कि ये धारणा कितनी ज्यादा इनग्रेन्ड है कि पहले मांगलिक अगर कोई व्यक्ति है तो उसको एक मॉक शादी करनी पड़ेगी पहले। बहुत लोगों ने राइटली कहा कि ये प्रथा सच में किसी व्यक्ति के लिए काफी अपमानजनक होगी, क्योंकि मंगल को उग्रता का प्रतीक माना जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति मांगलिक है तो वो उग्र होगा, आक्रामक होगा या दुर्भाग्य लाएगा। ऑफ कोर्स ऐसा कुछ रियल लाइफ में नहीं है, पर तो भी आजकल लोग मैच मेकिंग करते हैं, कुंडली मिलाते हैं और तभी आगे बढ़ते हैं। अगेन इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, ये सब एस्ट्रोलॉजिकल बिलीफ है। एस्ट्रोलॉजी पर हमने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाया था बहुत पहले, वो आप जाकर देख सकते हैं।
ऐसे ही आता है काल सर्प दोष। पिछले कुछ दशकों में पंडितों ने एक नया खौफ पैदा कर दिया है काल सर्प दोष के नाम से। कहा जाता है कि अगर आपकी पूरी कुंडली के सारे ग्रह राहु केतु के बीच में आ जाएं तो ये दोष बनता है और इससे जीवन के हर तरफ बाधा, स्वास्थ्य समस्या या हादसे आएंगे। सुनने में बहुत डरावना लगता है तो लोग मान लेते हैं। अक्सर ज्योतिष या पंडित जी आपको बोलेंगे कि ये तुम्हारे पूर्व जन्मों का, पास्ट लाइफ के कर्मों का फल है। फिर आपको बताते हैं कोई एक्सपेंसिव पूजा पाठ और उस एक्सपेंसिव पूजा पाठ को करने के बाद आपके जो सो कॉल्ड दोष हैं वो ठीक हो जाते हैं। रियलिटी चेक बताऊं तो कुछ ज्योतिष खुद ही बताते हैं कि काल सर्प नाम का कोई योग है ही नहीं। ये हाल के लोगों में कुछ लोगों ने पॉपुलर किया है, गेस व्हाट, पैसा कमाने के लिए। पर अक्सर लोग इसे एक्सप्लॉइट करते हैं, आपको डराते धमकाते हैं ताकि आपके जीवन में जो भी बुरा हो रहा है वो इसकी वजह से है। आपसे मोटा मोटा पैसा लूटते हैं और उनका काम बन जाता है, आप पैसे लूज कर देते हैं। बेसिकली कई ज्योतिष ये भी बताते हैं कि ये जो राहु केतु का अलाइनमेंट है उसका फैंसी नाम काल सर्प बोलकर लोगों को चिपका दिया गया। ऐसे ही है ग्रहण और सूतक। सूर्य चंद्रमा को लेकर हमारे यहाँ जबरदस्त अंधविश्वास है। पुरानी मान्यता है कि जो राहु है वो सूर्य और चंद्र को निगल लेता है, तब जाकर ग्रहण होता है। आज हम जानते हैं कि ये खगोलीय घटना है, एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स हैं, पर हमारे यहाँ अभी भी ये मान्यताएं चली आ रही हैं कि ग्रहण है तो खाना नहीं खाने का, पानी नहीं पीने का, कोई भी काम नहीं करने का, गर्भवती महिलाएं बाहर नहीं जाएंगी, बच्चे बाहर नहीं जाएंगे। उनका ये मानना है कि उस समय सूर्य की किरणें जो है इतनी जहरीली हो जाती हैं कि हर चीज को नुकसान पहुंचाएंगी। खाने में चली जाएंगी तो खाना जहर हो जाएगा। बहुत सारे रैशनलिस्ट संगठन सालों से कैंपेन चला रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। वो ग्रहण के टाइम पर ही खाना खाकर, पानी पीकर ही बताते हैं कि देखो हम ठीक है, तो भी लोग हैं कि मानना बंद ही नहीं कर रहे हैं। वैज्ञानिक तथ्यों पर गौर करें तो सिंपल सा अलाइनमेंट है चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी का। उस दौरान कोई मिस्टीरियस किरणें नहीं निकलती। सूर्य ग्रहण के अगर फुल सोलर एक्लिप्स है तो उस दौरान थोड़ा अंधेरा हो सकता है कुछ देर के लिए। इसलिए कुछ लोग डर जाते थे कि पूरा अंधेरा हो गया है, पता नहीं सूर्य कहाँ चला गया, पता नहीं क्या हो जाए, कहीं मर ना जाए, बाहर निकल जाए। तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को नहीं देखना चाहिए। तो शायद ये एक तरह से सेंसिबल चीज रही होगी कि बाहर जाएंगे, बच्चे मानेंगे नहीं, सूर्य को देखेंगे और उनकी आंखें खराब हो जाएंगी। तो बोल दिया गया कि बाहर मत जाओ, अंदर ही रहो। पर ये सुनी सुनाई बातें अपने आप में टूट टूट कर इस तरह की कुरीतियों का रूप, अंधविश्वासों का रूप इसने ले लिया। पर हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे तो हम फॉलो कर लेते थे, बट अब ऐसा जरूरी नहीं है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम मानते हैं शुभ मुहूर्त, राहु कालम और पूजा पाठ वाली मान्यताएं। हिंदू संस्कृति में कोई भी काम शुभ मुहूर्त देखकर करने की परंपरा है। शादी, गृह प्रवेश, यहाँ तक कि मूवीज का रिलीज या कोई कार खरीदना या कुछ और चीज लेना, माना जाता है कि अगर ग्रहों के सही अलाइनमेंट पर हमने काम किया तो हमें सफलता मिलेगी। इसका उल्टा है राहु काल की हर दिन में कम से कम 90 मिनट का समय इतना खराब होता है कि उस समय पर कोई काम नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ तो सैटेलाइट लॉन्च तक बंद हो जाते हैं राहु काल में। और आपने तो देखा होगा इसरो के जो सारे लोग हैं किसी भी मिशन के लॉन्च से पहले मंदिरों में जाकर पूजा पाठ करते हैं ताकि मिशन सक्सेसफुल हो। हर मिशन से पहले तिरुपति मंदिर में रॉकेट का मॉडल चढ़ाते हैं। इसरो के चीफ ने कहा था कि भगवान और रिस्क के साथ कोई चांस नहीं लेना। यानी वैज्ञानिक भी मानते हैं कि मान लेने में कोई हर्ज नहीं है। सफल हो गया तो भगवान की दया और असफल हो गया तो वैज्ञानिक कारण। पर ये एक तरह से कल्चरल प्रैक्टिस है। पुराने समय में मुहूर्त निकालने का लॉजिक अगर हम निकालें तो ये मान सकते हैं कि गांव में मुहूर्त निकालने की परंपरा इसलिए थी कि शादी ब्याह जैसे शुभ काम एक साथ हो जाएंगे। गांव में सभी लोगों की शादियां एक समय पर हो जाएगा तो काम सब लोग मिलकर कर लेंगे। पर आज भी हम शादी ब्याह या इस तरह के काम मुहूर्त से ही करते हैं। इसका फायदा होता है पूरी मैरिज इंडस्ट्री को जो अरबों खरबों रुपए की होती जा रही है, क्योंकि सभी लोग उसी समय पर उसी परफेक्ट मुहूर्त में ही शादी करना चाहते हैं। तो जब डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइस हाई होगी, ट्रैफिक जाम होंगे और फायदा मिलेगा मैरिज इकोनॉमी को। पर नई जनरेशन इन तरह के कामों को थोड़ा कम करने लगी है। स्पेशली कोविड जब से आया तब से लोगों ने बोला कि भाड़ में जाए इस तरह के मुहूर्त, हम जैसे करना चाहते हैं हम करेंगे। हमें सिर्फ चाहिए वेन्यू सस्ता मिले या छुट्टी के दिन करेंगे हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से। साइंटिफिकली भी पृथ्वी के रोटेशन का या ग्रहों के अलाइनमेंट का आपके काम की सफलता या असफलता पर कोई असर पड़ ही नहीं सकता। हाँ, आपके कॉन्फिडेंस पर इसका असर पड़ सकता है कि आप मान लें कि मैं जो काम है वो सही मुहूर्त पर कर रहा हूं तो आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा और काम के होने ना होने की संभावना थोड़ी सी ज्यादा होगी बिकॉज ऑफ प्लेसिबो इफेक्ट। क्योंकि विदेश का एग्जांपल ले लें कि विदेशों में तो मुहूर्त नाम की कोई चीज ही नहीं है, वो सब काम अपने हिसाब से करते हैं, तो भी वहां पर वो लोग ज्यादा सफल हैं हम लोगों की तुलना में। पर उनके काम भी सफल हो सकते हैं, असफल हो सकते हैं हमारी ही तरह। तो मुहूर्त मानना आपकी पर्सनल आस्था है, पर इसे पत्थर की लकीर मत मानिए कि अगर आपको कोई अच्छा मौका मिल रहा है, आपको पैसे बचाने का, टाइम बचाने का मौका मिल रहा है तो उसको सिर्फ मुहूर्त की वजह से ना जाने दें। अब बात करते हैं कुछ आध्यात्मिक अंधविश्वासों की, जैसे
इसमें सबसे कॉमन है पास्ट लाइफ रिग्रेशन, पूर्व जन्म का इलाज। कई सेल्फ प्रोक्लेम्ड स्वयंभू जो थेरेपिस्ट होते हैं वो हिप्नोटाइज करके लोगों को बताते हैं कि पिछले जन्म में आपने क्या क्या किया था। व्यक्ति हिप्नोटाइज स्टेट में ट्रांस में जाकर कहता है कि वो 18वीं सदी में एक राजकुमार था या 19वीं सदी में स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था या जाने क्या क्या। ये सब बेसिकली कपोल कल्पना है, ये आपके अवचेतन मन की अवधारणाएं हैं, ये आपके जो सबकॉन्शियस माइंड में कुछ विचार रहते हैं उसी को हम हिप्नोटाइज स्टेट में बोल देते हैं। इसका ऑफ कोर्स पुराने जन्मों से कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि किसी भी साइंटिफिक स्टडी में कोई भी इंसान कभी भी इस तरह की चीजों को प्रूव नहीं कर पाया। उल्टा इनमें बहुत सारी फैक्चुअल एरर्स होती हैं जो ये बताती हैं कि किसी व्यक्ति ने किसी किताब से या किसी मूवी से वो सारी चीजें देखी हैं और हिप्नोटिक स्टेट में बोल दिया। तो भी हम भारत में इसको बहुत ट्रू मानते हैं। इसका जो इलाज है, हम सोचते हैं कि पुराने जन्म के जो पाप हैं, पुराने जन्म के जो फल हैं, उसका इलाज करके ही हम इस जन्म में सुखी रह सकते हैं। पर बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट एसोसिएशंस ने बोला है कि ये इनफैक्ट ये आपकी साइकोलॉजिकल स्टेट को और खराब कर सकता है, आपके दिमाग में फॉल्स मेमोरीज को इम्प्लांट कर सकता है। इसके अलावा भूत प्रेत, आत्मा और देवी प्रवेश, ये भी हमारे यहाँ पर बहुत चलन में है। गांव में खासकर माता का आगमन नामक घटनाएं होती हैं, जहां कोई महिला या पुरुष अचानक ट्रांस में आकर देवी की तरह बर्ताव करता है, भविष्य बताने लगता है या बीमारी दूर करने लगता है। लोग मानते हैं कि उस पर सच में देवी आई है। वास्तव में जो साइकोलॉजिस्ट हैं इसको डिसोसिएटिव ट्रांस डिसऑर्डर या इस तरह की कोई बीमारी मानते हैं कि अक्सर जिनको दौरे आते हैं वो अदरवाइज उनकी मेंटल स्टेट खराब होती है। तो ये एक तरह का रोल प्लेइंग या एक साइकोलॉजिकल रिलीज है जो कोई इंसान करता है। दुखद बात यह है कि अज्ञानता के चलते मिर्गी के रोगी या फिर मानसिक बीमारी को भूत चढ़ा हुआ है, देवी आई हुई है, प्रेत आ गया है, जिन्ना आ गए हैं, इस तरीके से ट्रीट किया जाता है और उसको झाड़ लगवाना या ओझा से पिटवाना या पुजारी तांत्रिक से उसका ट्रीटमेंट कराना, इस तरह की चीजें लोग करते हैं, जिससे फायदा जीरो और नुकसान मैक्सिमम होता है। इंसान और ज्यादा परेशान होता है, उसको फिजिकल पेन होता है और उसका ट्रॉमा बढ़ता जाता है। लिस्ट काफी लंबी हो गई है, पर तो भी सारे के सारे अंधविश्वास कवर नहीं हुए। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी या क्रिस्टल हीलिंग, टैरो कार्ड, ये सब हमने इंक्लूड नहीं किया क्योंकि ये ऑलरेडी बकवास चीज है और वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा। भारत में अंधविश्वास डीप रूटेड हैं, पर उनके पीछे के कोई रीजन पे जाएंगे तो कोई ना कोई कल्चरल वजह मिल जाएगी, कोई ना कोई हिस्टोरिकल वजह आपको मिल जाएगी। बहुत सारे टोटकों में सिक्योरिटी और सेफ्टी, हाइजीन या साइकोलॉजिकल आराम, इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलती हैं, बट उसको समय के साथ तोड़ मरोड़ के एक सुपर नेचुरल अलौकिक रूप में प्रेजेंट कर दिया गया। समय के साथ लोग ओरिजिनल कारण भूल गए और बस अब इन रिचुअल्स को डर या अपनी आदत की वजह से मानने लग गए। तो इस सब चर्चा का सार यह है कि जो सुपरस्टिशन की जड़ें हैं वो हमारे साइकोलॉजी और कल्चर में गहरी दबी हुई हैं और इन सब से हम सब प्रभावित होते हैं, सब अफेक्ट होते हैं। जरूरी है समझना कि ये सब निराधार है, इन सब का कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है और आज के समय में इन्हें छोड़ना या अवॉइड करना ही बेहतर है। और ये सोचना जरूरी है कि कोई भी बिलीफ आपकी अक्ल से बड़ा नहीं है और आपके पास दिमाग है जो इवोल्यूशनरी आया है, तो उसका इस्तेमाल करें और उसको समझें कि ये जितने भी सुपरस्टिशन है वो हमारे दिमाग का फितूर है और हमारे अपने आसपास की दुनिया को कंट्रोल करने का सिर्फ एक टूल है, कंट्रोल का इल्यूजन क्रिएट करता है बस, और कुछ नहीं। उम्मीद है आपको इस वीडियो से थोड़ी जानकारी मिली होगी, थोड़ा मजा आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। इस तरह के वीडियो हम बनाते रहते हैं। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर नहीं हैं तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग और इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। मिलूंगा इस तरह के एक और वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें एंड बी लॉजिकल।